हेलो फ्रेंड्स, हम लोग में करंट अफेयर्स देख रहे हैं पीसीएस के लिए, जिसमें पिछले पार्ट में हम लोगों ने पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमी कवर किया था। बचे हुए सेक्शन हम लोग इस पार्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला न्यूज़ ये था, कलपक्कम से रिलेटेड था। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा कलपक्कम में है। इसके बारे में न्यूज़ ये है, इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन कलपक्कम तमिलनाडु इज टू बी कमीशन इन 2026। ठीक है, 2026 में इसकी कमीशनिंग की बात हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कलपक्कम कहाँ पे है। कलपक्कम है तमिलनाडु में, और यहीं पे इकलौता इंडिया का न्यूक्लियर स्टेशन है जहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक, अब देखो बात यह है कि इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। पहला स्टेज जो है, मैक्सिमम जो इंडिया के जितने भी ये न्यूक्लियर स्टेशंस हैं वहाँ पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज होते हैं। ठीक, इकलौता कलपक्कम है जो इस स्टेज में चल रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जहाँ पे यूज हो रहा है। तीसरा स्टेज जो है उसमें कोई भी नहीं है अभी। ठीक है, तो सारे जितने इंडिया के वो PSWR पे हैं। इकलौता कलपक्कम में है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और तीसरी स्टेज जो है वो है थोरियम बेस्ड रिएक्टर की, उसमें भी हम लोग पहुंचे नहीं है। जब यहाँ पे कमीशनिंग कलपक्कम में हो जाएगी, जब इसकी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, तो हम लोग सेकंड फेज में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, इस वाले फेज में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, अभी तक ये स्टेज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्टेज 1 क्या है, जो PHWR होते हैं ना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, वो क्या यूज करते हैं, वो नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और प्लूटोनियम 239 भी एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम जो यूज होता है, देखो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक, और काफी महंगा होता है ये, इस पे डिपेंडेंसी है। अब देखो सेकंड स्टेज में क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं ना, ये यहाँ से जो प्लूटोनियम 239 मिला इसको यूज करते हैं, और यूरेनियम 238 इनको यूज करते हैं एज अ फ्यूल, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये इनको यूज करते हैं, लेकिन जितना यूज करते हैं उससे ज्यादा ये लोग फिसाइल मटेरियल बना देते हैं। ठीक है, मतलब बाई प्रोडक्ट जो निकलता है ना, उससे ज्यादा निकल जाता है। तो एक तरीके से उससे ज्यादा है, फिर उतना ही निकल जाता है। तो एक तरीके से ये सेल्फ सस्टेनिंग चेन है कि एक बार स्टेज में चले गए तो जितना भाई आप यूज कर रहे हो उतना बन भी जा रहा है वापसी से। ठीक, तो यहां से भी आपका यूरेनियम 233 मिलता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको इस थर्ड स्टेज में आना है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर वाला जो स्टेज है इसमें आना है। यहां पे क्या होगा, ये जो यूरेनियम 233 है, ये और थोरियम 232, ये दोनों फ्यूल की तरह यूज होंगे। ठीक है, ये दोनों फ्यूल की तरह यूज होंगे थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स में। अब इसमें देखो फायदा ये क्या है, ये वाली जो चीज है ना, इंडिया में थोरियम बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा थोरियम के रिजर्व्स भी हैं। तो एक बार हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई ना थोरियम बेस्ड रिएक्टर वाली, जहां पे हम यूरेनियम और इसको यूज करके बनाने लग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा कि हम जितना हमारे पास थोरियम का जो रिजर्व है उसको हम यूज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, बहुत लंबे समय तक। ये पूरा पर्पज यही है, हमको स्टेज तक आना है। इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। इकलौता एक कलपक्कम में जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक, तो ये था ओवरऑल। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 किसने निकाली, इसने निकाली ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। इसके हिसाब से चाइना सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है चाइना के पास, और इंडिया 4th नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया 4th पे आता है। इंडिया में भी लीडिंग स्टेट कौन सा है, गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, देखो आप अक्सर देखोगे यूज रहता है जैसे इंस्टॉल कैपेसिटी यूज होता है, या फिर जनरेशन कैपेसिटी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो देखो अंतर क्या होता है, इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब ये है ना कि जैसे हमारे पास पूरी जो सेटअप बना हुआ है वो 100 किलोवाट एनर्जी, फॉर एग्जांपल मान लो 100 किलोवाट एनर्जी जनरेट करने के लिए बना हुआ है, ये ऑप्टिमम लेवल है। लेकिन जरूरी नहीं कि 100 किलोवाट वो जनरेट कर रहा होगा, इंस्टॉल कैपेसिटी जो होगा वो इतना होगा। लेकिन जो प्रोडक्शन हो सकता है वो ये हो सकता हो भाई इसमें कुछ लॉस हो रहा होगा, या कुछ चीजें ठीक ढंग से काम नहीं कर रही होंगी, या फ्यूल सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा होगा। तो इस वजह से क्या है, इंस्टॉल कैपेसिटी भले 100 की हो, लेकिन प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 80 का हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंस्टॉल कैपेसिटी, ये वाला होता है, और ये सब प्रोडक्शन ये वाला होता है, रियल प्रोडक्शन जो होता है। ठीक, इतनी बात बस समझाने के लिए आपको बता दिया बस। बाकी ये सब चीजें ये सब याद रखना। इंडिया की रैंक 4th है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट में कौन सबसे ज्यादा लीड करता है विंड एनर्जी में, विंड की बात चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल की बात नहीं चल रही है। इंडिया की ओवरऑल ये, और चाइना की नंबर 1 पे है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, COP टू बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम, BRS। COP देखो जितने भी ये इन्वायरमेंटल वो होते हैं ना, समिट्स होते हैं, उनके सबके नाम ऐसे COP होते हैं। COP टू
CMS भी होता है एक, ठीक है, COP2, UNFCCC भी होता है, ठीक। तो ये बस ऐसे याद रखना, COP2, BRS, बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है। देखो बेसल कन्वेंशन किसकी बात करता है, हैजार्डस वेस्ट की, ठीक, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, उनकी बात करता है, मतलब इनको हमको कंट्रोल करना है। रोटरडैम किसकी बात करता है, हैजार्डस केमिकल्स की, ठीक है, हैजार्डस केमिकल्स जो निकलते हैं, रसायन जो निकलते हैं आपके, वही एग्रीकल्चर से और उनसे इंडस्ट्रियल सेक्टर से और भी कहीं से निकल सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। स्टॉकहोम किसकी बात करता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है, इनको कंट्रोल करना है या इनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वातावरण में बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं, ठीक है, वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और ओवर द टाइम क्या होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर, जिसको बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, पॉप्स को कंट्रोल करने के लिए स्टॉकहोम वो कन्वेंशन है। ये 3 बातें आप याद रखो। दूसरी बात ये, कहाँ पे हुआ ये, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडिया का स्टैंड देखो इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए। अंडर क्या हुआ, नॉर्मली एक ग्लोबल एक एफर्ट चल रहा था कि भाई इस इंसेक्टिसाइड को बैन करो, जिसका नाम था क्लोरपाइरीफॉस, ठीक है। इस इंसेक्टिसाइड को बैन करने की बात चल रही थी स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत। इन्होंने बोला कि इसका हेल्थ में, ये इंसेक्टिसाइड मतलब एग्रीकल्चर में यूज होता है, जिसका हेल्थ में इंपैक्ट होता है, लेकिन इंडिया ने बोला कि अभी नहीं, अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडिया का स्टैंड था, या ध्यान रखना इसको। ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों में आपको काम आ सकता है, पूछ सकते हैं, यूपीएससी नॉर्मली इस टाइप के सवाल जरूर पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रीक्वेंटली। ये देखो अक्सर न्यूज में रहते हैं, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, क्या है ये सब, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, कैसे बनते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनता है। ग्रीन सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फ्यूल यही होता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है तो सबसे क्लीनेस्ट होगा। मतलब हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के एटम को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, ठीक है, और फिर यहीं से ये जो तोड़ने वाला प्रोसेस है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो तोड़ने वाला प्रोसेस, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी यूज होती है, इससे तोड़ा जाता है, सोलर या विंड एनर्जी यूज करके इसको तोड़ा जाता है, फिर यहीं से फिर हाइड्रोजन बनता है, ठीक। ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और ये सबसे क्लीनेस्ट होता है, इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ब्लू की जब बात आती है तो ब्लू हाइड्रोजन जो होता है वो कहां से बनता है, वो नेचुरल गैस से बनता है, नेचुरल गैस से बनता है, और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है नेचुरल गैस से जब तोड़ के बनता है हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक है। और जो भी इसमें, भाई नेचुरल गैस में हाइड्रोजन भी होता है ना, सॉरी कार्बन भी होता है ना, हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी होता है, तो वो जो कार्बन जो जनरेट हो रहा है ना, उसको कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है। इसीलिए कुछ हद तक वो भी है भाई, ठीक है, जो एक्स्ट्रा उसमें कार्बन हुआ वो जाके वातावरण को पोल्यूट नहीं कर रहा है, आपने उसको स्टोर कर दिया, ठीक, कहीं लैंडफिल या जहां भी करना होगा, तो इसलिए कंपैरेटिवली ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन जो है वो एग्जैक्टली सब कुछ इसमें सेम है, बट इसमें से आप ये हटा दो, यहाँ पे कार्बन कैप्चर नहीं हो रहा है, इसीलिए जो भाई कार्बन हुआ वो वातावरण में आपने छोड़ दिया, तो हाई एमिशन हो गया यहाँ पे, यही होता है ग्रे हाइड्रोजन। अब आता है ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन। देखो ये दोनों जो होते हैं कोल गैसिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है, जो सिन गैस होती है ना, सिन गैस आपने सुना होगा, सिन गैस, वहां से बनते हैं ये लोग, ठीक है, फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन। कोल को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वहां से हाइड्रोजन बनाया जाता है। अब अगर ये प्रोसेस में अगर ब्राउन कोल यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो ब्राउन हाइड्रोजन हो जाएगा, और ब्लैक कोल यूज हो रहा है तो ब्लैक कार्बन हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस बात, जब कोल यूज हो रहा है तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी होगा इसमें, ठीक, इतनी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं सारपशु कंजर्वेशन रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसको भी नोटिफाई किया गया है कि ये कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। देखो प्रोटेक्टेड एरिया की जब आप बात करते हो, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो इंडिया में है, उसमें आपके बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, नेशनल पार्क आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाता है, कम्युनिटी रिजर्व आ जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व आ जाता है। तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन जो रिजर्व होते हैं ना, ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं। देखो दोनों डिक्लेयर गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन जो कम्युनिटी, जैसे कंजर्वेशन रिजर्व की बात यहाँ करेगी, तो ये गवर्नमेंट लैंड पे होंगे, गवर्नमेंट लैंड पे होता है, और जो गवर्नमेंट लैंड पे होगा ये। और दूसरी बात इसकी जानने वाली ये है, नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क के आसपास की कुछ एरिया है, जिनको डेजिग्नेट कर दिया जाए कंजर्वेशन रिजर्व के तहत, ताकि मतलब इधर बफर और क्रिएट हो जाए नेशनल पार्क के आसपास, ठीक है। तो इसको उन्होंने कर दिया, भैया आज से ये कंजर्वेशन रिजर्व है।
ये गवर्नमेंट लैंड पे ही हो रहा है, ये सब पूरा लैंड गवर्नमेंट का ही होता है। तो उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, और वहां पे फिर ये होगा कि भाई कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। तो ये होता है कंजर्वेशन रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व में क्या था, डिक्लेयर गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो कम्युनिटी लैंड होगा या किसी प्राइवेट आदमी का होगा। जैसे मान लो मेरी जमीन है, या फिर मेरा मन है कि भाई नहीं इसको भाई डिक्लेयर कर दो, थोड़ा यहाँ पे कंजर्वेशन अच्छे से हो सके, या फिर कम्युनिटी लैंड हो सकता है, ठीक है, सीक्रेट ग्रूव्स वगैरह होते हैं कई जगह पे, तो उन सबको डिक्लेयर कर देती है। उससे क्या होता है, वहां पे कुछ प्रोटेक्शन हो सकता है। तो बस यही अंतर है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व होगा। कहाँ पे है ये, लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। याला ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किस कंट्री में है याला ग्लेशियर। अभी अभी ये डेड, इसको डिक्लेयर किया गया डेड है, मतलब बचा ही नहीं है ग्लेशियर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज की वजह से, टेम्परेचर इतना बढ़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि वो सारा पानी उसका वो हो गया, मेल्ट हो गया। इसकी लोकेशन कहाँ है, नेपाल में। नेक्स्ट देखते हैं, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो एक तरीके से प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या होगा, जो ताप्ती बेसिन है ना, ताप्ती बेसिन मतलब ताप्ती रिवर के अराउंड जो बेसिन क्रिएट हो रही है, जैसे ये ताप्ती रिवर, तो उसके अराउंड ऐसे कुछ बेसिन क्रिएट होगा, तो जहां जहां पे यहाँ पे फीडर नेटवर्क रहेगा मेन नदी का। ठीक, इसको रिचार्ज करेंगे। पहली बात तो इसको रिचार्ज करेंगे। रिचार्ज करने कैसे भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ बना दिया, वाटर हार्वेस्टिंग कुछ मैकेनिज्म बना दिया, इसको अच्छे से रिचार्ज करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, इसमें इरिगेशन को इंप्रूव करने की वो करेंगे, ताकि आसपास के एरिया में जो भी किसान इस पर डिपेंडेंट हो वो लोग इसका लाभ उठा सकें। ये देखो एक्चुअली जो नीचे वाला एरिया है ना महाराष्ट्र का, सॉरी ये नदन महाराष्ट्र वाला एरिया जो है, और सदर्न एमपी वाला रीजन है, ये ज्वाइंटली इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एमपी और महाराष्ट्र। तो जो सदर्न महाराष्ट्र वाला रीजन है और नदन, सॉरी सॉरी फिर से गलत बोल दिया मैंने, सदर्न एमपी वाला जो रीजन है और नदन महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, उसको केटर करने के लिए ये किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा पानी की व्यवस्था और अच्छी करी जाए। ठीक है, ताकि खेती हो सके, पीने के लिए पानी मिल सके, ये सब बातें। और विदर्भ रीजन तो रहता ही है, अक्सर आपने सुना होगा विदर्भ रीजन का नाम। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी रहती है महाराष्ट्र में ये रीजन, तो इसके लिए बनाया गया है। ताप्ती रिवर आप देखना इसमें मैप में, तो मैंने गंदा कर दिया मैप लेकिन आप देखना इसको बाद में। ठीक है, ताप्ती रिवर कहाँ बहती है। समुद्रयान मिशन, समुद्रयान मिशन भी न्यूज में चल रहा है। अब ये फिर से इसलिए आया क्योंकि इसका टारगेट अभी इन्होंने बोला है कि 2026 में लॉन्च किया जाएगा समुद्रयान मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये। पहली बार ऐसा होगा इंडिया अपना एक मैंड डीप ओशन मिशन लॉन्च कर रही है। ठीक है, मतलब इंसान इसमें रहेंगे, कितने रहेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंसान रहेंगे इसमें। और ये डीप ओशन मिशन है, मतलब बहुत नीचे, 6000 मीटर तक नीचे जाएंगे। ठीक है, और क्यों जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे जाके इनको कुछ रिसोर्सेस क्या क्या मिल रहे हैं वहां पे, उन पे कोई स्टडी करनी होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है वहां पे, उस पर स्टडी करनी होगी 6000 मीटर नीचे आके। ठीक है, ये सब पर्पज है इसका। और ये किसकी, कौन लॉन्च कर रहा है, NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, ये इसको लॉन्च करेगी। ठीक है, जो वेसल है उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। देखो 6000 ऐसे भी याद करो, 6000 मीटर डीप तक जा रहे हैं, तो उसका नाम भी मत्स्य, जो वेसल है, जो व्हीकल यूज होगी उसका नाम होगा मत्स्य 6000। इसी में बैठ के जाएंगे नीचे। ठीक, ये ओवरऑल बात। फर्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एनिमल हैं उनके हेल्थ पे एक रिपोर्ट निकाली गई है। किसने निकाली है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WOAH ने निकाली है। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको WHO लिख सकते हैं, वो गलत ऑप्शन होगा। WHO नहीं है, WOAH है। ऐसी गलत कराती है आयोग जो होता है, ऐसे क्वेश्चन गलत कराते हैं आपके। ठीक है, इसकी एक फाइंडिंग ये है कि ओवरऑल ये बता रहे हैं इन्फेक्शियस एनिमल डिजीजेज जो है वो नए रीजन में और नई स्पेसीज में बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और उनमें से 47% जूनोटिक पोटेंशियल भी है। जूनोटिक पोटेंशियल मतलब ये जो डिजीज है इनका जूनोटिक पोटेंशियल है। जूनोटिक का मतलब ये है कि एनिमल से ह्यूमन में जो ट्रांसफर होने का पोटेंशियल है उसको जूनोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, मेन बात याद रखना कि इसको रिलीज किसने किया है, और ये पहली बार रिलीज हो रहा है। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आपको देखो जो एम होते हैं ना वो बताते हुए चलता हूँ। एम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी यहीं कहीं। तभी मैं आपको ये भी बार बार बोलता हूँ कि PDF के साथ साथ आप वीडियोस भी देखो। ठीक है, एम क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बाकी फैक्ट आप यहाँ मेरे मुंह से भी सुन लोगे कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो और कुछ आपको खुद को भी लग रहे होंगे। ओवरऑल एक अच्छा वो बन जाएगा तालमेल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया देखो यार हर साल लॉन्च करती है, एनुअली होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। ये है गहीरमठ कोस्ट, ये पड़ता है आपका उड़ीसा के कोस्ट पे। गहीरमठ
बीच बोलते हैं, सॉरी, उड़ीसा कोस्ट पे है गहीरमठ बीच। एक्चुअली ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। ऑलिव रिडली टर्टल्स ये छोटे से इस टाइप के कछुए होते हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ओशन वाले कछुए हैं। इनकी लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, मतलब यहीं पे आके वो अंडे देते हैं, ठीक, इसी बीच पे गहीरमठ पे, ठीक है। तो इसीलिए, और कई बार क्या होता है यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स जो हैं वो अंडों को थोड़ा वो कर देते हैं, इनको काट लेते हैं, या फिर नेस्ट जो, सॉरी नेस्ट बोल रहा हूँ, ये जो आपके नेट होते हैं ना, नेट मछली पकड़ने के लिए जो नेट यूज होते हैं, उनमें भी कई बार लोग फंस जाते हैं। तो उन्हीं सबसे ये सब दिक्कतें, प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल एक इनिशिएटिव चलाती है, ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो बच्चे यूपी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। ये देखो शक्ल देखो इस ट्रेन की, विस्टाडोम यही होता है। विस्टाडोम का मतलब ये ना, ये देखो जो खिड़की है ना, आपको एक बहुत अच्छा एक व्यू मिलेगा। बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, नॉर्मल ट्रेन से बड़ी बड़ी खिड़कियां। ऊपर भी देखो खिड़कियां इस टाइप से ओपन है, ये देख रहे हो ऊपर वाली, ये है। तो ओवरऑल एक क्या होता है, विस्टाडोम ट्रेन की यही खासियत होती है कि ओपननेस बहुत होती है खिड़कियों की, इस वजह से बहुत अच्छा एक व्यू आता है, ठीक। तो ये इंडिया की फर्स्ट, पूरे इंडिया की फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, पहली विस्टाडोम जहां जिस ट्रेन में यूज हुआ है वो जंगल सफारी ट्रेन जो पूरे इंडिया की है, मतलब वो जंगल का आपको सैर कराएगी, वो लॉन्च हुआ है यूपी में। कहां से कहां तक, दुधवा टाइगर रिजर्व से लेके कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ रिजर्व तक वाया किशनपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, रूट आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कहां से कहां तक, दुधवा से लेके कतरनिया घाट तक और वाया किशन नगर। ये इनिशिएटिव जो देखो यूपी इको टूरिज्म बोर्ड की एक इनिशिएटिव, वन डेस्टिनेशन थ्री फॉरेस्ट स्कीम, वो इसी के लिए है, इन्हीं तीनों के लिए है, दुधवा कतरनिया घाट किशनपुर। ये इनिशिएटिव इसके लिए, इसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। एक्चुअली इनका पर्पज ये है कि कोई बंदा अगर एक बार यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए या तराई रीजन में आ जाए, तो इनकी कोशिश टूरिज्म बोर्ड की है कि वो तीनों जगह विजिट करे, दुधवा भी जाए, कतरनिया घाट भी जाए और किशनपुर भी जाए, ठीक है। यही है ये इनिशिएटिव का मेन फीचर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो इस टाइप की फोटो डालने से फायदा यही होता है, आपके दिमाग में छप गया, बहुत इजीली आप रिकॉल कर पाओगे चीज को, इसलिए मैं फोटोज यूज कर रहा हूँ काफी ज्यादा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, BFS, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया लॉन्चेस वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम। हाईएस्ट रिजोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि वेदर फोरकास्ट सिस्टम का हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाला इंडिया ने लॉन्च किया है। रिजोल्यूशन ऑफ 6 किलोमीटर, ये देखो ये यहाँ पे दिखाया भी है, 6 किलोमीटर तक आपको चीजें एकदम क्लियर दिखाई देंगी। 6x6 मान लो, मतलब 6x6 का जो एरिया होगा वो बहुत ही आपको क्लियरली दिखाई देगा इसमें, ठीक है। इतने हाई रेजोल्यूशन का अभी तक का कोई भी सिस्टम यूज नहीं हो रहा था पूरे वर्ल्ड में वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन का रहेगा, ठीक। इसको किसने इसको डेवलप किया, IITM पुणे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और ये इसके पीछे कंप्यूटर कौन सा यूज हो रहा है जो इसको प्रोसेस करेगा, अर्का सुपर कंप्यूटर, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है, इसका एम तो वेदर फोरकास्ट ही होगा, नाम में ही है, ठीक। इंपॉर्टेंट है यार, इसको अच्छे से देख के जाना। अब वन लाइनर पे आ जाते हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव हुए, किस चीज के लिए, मैरीन पोल्यूशन और ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम वेस्ट, दो काम के लिए एक MOU ये साइन हुआ है, रिसर्च इनिशिएटिव करेंगे। इंडिया और EU साइन के बीच में साइन हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक लायन पॉपुलेशन, देखो लायन सेंसस हुआ था 2025 में, उसमें बहुत लंबी, देखो वही करते हैं लोग, लंबी लंबी बातें लिख देंगे इसमें, जिसका कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, बस इतना आपको जानना होगा, गुजरात में ही लायन मिलते हैं इंडिया में, वाइल्ड में। यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ के 891 हो गई है, बड़ी है, ठीक है। पहला कॉमर्शियल स्केल मेथनॉल प्लांट कहाँ पे ओपन हो रहा है, डेनमार्क में ओपन हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। हमने एनवायरमेंट सेक्शन भी कवर किया, अब साइंस एंड टेक देखते हैं। देखो दो टाइप की वैरायटी ऑफ राइस इंडिया ने अभी, जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ राइस अभी इंडिया ने वो लॉन्च किया है। और इसी के साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहला नेशन बन गया है टू लॉन्च जीनोम एडिटेड राइस, जिनका नाम क्या है, ये नाम DRR राइस 100 कमला और पूसा DST राइस 1। पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहला नेशन बना है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस निकाला है, जीनोम एडिटेड राइस निकाला है। आज के पहले किसी ने निकाला था, देखो कमला नाम याद रखना, और ये पूसा DST राइस 1, ये इनके नाम है, ठीक है। किसने डेवलप किया है ये, इस टाइप के काम जो होते हैं ना रिसर्च वाले एग्रीकल्चर फील्ड में, वो ICAR करती है। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है, CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी होती है जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है, जीन एडिट करने के लिए यूज होती है टेक्नोलॉजी।
इसी के यूज करके ये बनी है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, व्हील्ड बढ़ाने के लिए, और क्लाइमेट अडॉप्ट भी कर सकती है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, या स्ट्रेस वाटर स्ट्रेस हो रहा है, तो इन केसेस में भी ये अडॉप्ट कर सकती है इन सब चीज़ों को, इसीलिए इसको लॉन्च किया है। जीन में एडिट करके इसकी क्षमताएं बढ़ाई गई हैं, इसीलिए एडिट करके इसको किया गया, ये जीन एडिट किया गया इसका। तो ये इतनी बात इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, स्टारलिंक पे एक न्यूज़ आई थी मई में, एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, ठीक। इंडिया में इसको अप्रूवल मिल गया है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का। ये पहली फॉरेन कंपनी है जिसको ये अप्रूवल मिला है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ठीक है। देखो इंटरनेट सर्विसेज आप देखोगे दो टाइप की होती हैं, जैसे लैंड बेस्ड होती हैं, ठीक है, आपने जियो फाइबर का नाम सुना होगा, ठीक है, जियो फाइबर, अरे यार राइटिंग बड़ी गंदी बन रही है मेरी, रुको, जियो फाइबर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फिर केबल, पहले लंबे लंबे केबल बिछाए जाते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, लैंड बेस्ड हैं, इनमें क्या है वायर यूज हो रहा है, सब में वायर यूज हो रहा है। लेकिन जब ये वाली सैटेलाइट बेस्ड, और ये एक्चुअली जियो वगैरह जो इंडिया में ये सब प्रोवाइड कर रही है, मतलब जियो का एक आता है जियो एयर फाइबर आता है, ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पहली फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में ये प्रोवाइड कर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। इंडिया में पहले से ही लोकल कंपनीज करा रही है, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी नहीं थी, ठीक है। सैटेलाइट बेस में क्या होता है, मैंने आपको लैंड बेस में बताया तार यूज हो रहा है, सैटेलाइट बेस में तार यूज नहीं होता। देखो ये एक डिवाइस है, यहां से सिग्नल ऊपर जा रहा है सैटेलाइट के पास, और वहीं से सिग्नल फिर इधर ट्रांसमिट हो रहा है घर में, ठीक। तो कोई वायर की जरूरत नहीं है। ये देखो फायदा इसलिए होता है, ये कई बार क्या होता है भाई, जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे आप तार नहीं बिछा सकते या आपके उतने अच्छे कनेक्शन नहीं है, वहां पे आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक। ये सब इसके फायदे हैं। चलो, और दूसरी बात ये भी होती है कई बार भाई अनफॉर्चून इवेंट में, कल को इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का वॉर हो रहा है, उस केस में इन्होंने कुछ इस टाइप की चीज़ों को नुकसान कर दिया, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का भी रास्ता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, Tianwen-2 मिशन किसने लॉन्च किया, चाइना ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया, देखो पहले यहाँ पे आओ, ये चीज़ देखो, ये है आपका मार्स और ये है जुपिटर। मार्स जुपिटर के बीच में ये देखो कोई सारा कुछ छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, ये एक पूरी बेल्ट है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड भी एक तरीके से मिनी प्लैनेट कई लोग बोल देते हैं उनको, वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए इसको पूरा एक प्रॉपर एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। लेकिन जो ये एस्ट्रॉइड है ना, जहां पे भी चाइना ने लॉन्च किया है, कैमो अलोवा जो भी नाम है यार इसका, ये क्या है, ये इस बेल्ट में नहीं है, ये ऑर्बिटिंग नियर अर्थ, ये अर्थ के पास में ऑर्बिट कर रही है, ठीक। तो बस इतना जान लो, यहाँ पे ऑर्बिट कर रही है, और ये जब एक बार चाइना ने एक्चुअली ये मिशन लॉन्च किया है, इसका काम ये इसी एस्ट्रॉइड पे जाएगा और यहाँ से कुछ सैंपल लेके आएगा वापस अर्थ पे, और फिर उस पर कुछ स्टडी करेगा। तो एक बार इसने ये काम कर दिया, तो ये कुछ ही कंट्रीज ने ये काम पहले कर पाए, ठीक है। मेन बात ये याद रखो, और किसने लॉन्च किया, चाइना, और किस लिए लॉन्च किया, ठीक, इतनी बात याद रखो। गूगल बीम, देखो फोटो से जो क्लैरिटी आएगी वो नॉर्मल नहीं आती। गूगल बीम क्या है, गूगल ने लॉन्च किया, अब ये तो पूछेंगे गूगल बीम किसने लॉन्च किया है, नाम नहीं हो जाएगा। आपसे ये पूछ सकते हैं गूगल बीम का पर्पस क्या है। तो ये देखो नॉर्मली जो 3D कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जैसे आप जूम में करते हो, जूम मीटिंग होती है, ठीक है, गूगल मीट होता है, अब ये उसी का एक एडवांस वर्जन है, इसमें AI यूज हो रहा है, ठीक है, और 3D इफेक्ट रहेगा। 3D वीडियो कम्युनिकेशन, मतलब 3D किसी को वीडियो कॉल करनी है, जैसे ये देखो ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है और ये किसी से वीडियो कॉल कर रहा है, कितना क्लैरिटी ज्यादा, 3D इफेक्ट दिख रहा है, इसका हाथ ऐसा लगा निकल के बाहर आ जाएगा। तो बस यही चीज है, ये 3D वीडियो कम्युनिकेशन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम है गूगल बीम। नेक्स्ट देखते हैं, चाइनाज बाइडू GNSS असिस्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु। देखो रिपोर्ट आ रही है कई जगह से कि पाकिस्तान के पास देखो अपना कोई ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, जिनका यूज एक्चुअली मिसाइल लॉन्च में और भी चीजों में होता है कि भाई सामने वाले की लोकेशन ट्रैक करने में। जो नेविगेशन सैटेलाइट होती है ना, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो GNSS, ये एक्चुअली पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है, कोई चीज कहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, ये सब बातों पे इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये बता रहे चाइना पे अपना नहीं है, लेकिन इंडिया की आर्मी की मूवमेंट, इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस समय चाइना ने अपनी जो उनकी GNSS थी बाइडू, उसको उसके द्वारा उन्होंने असिस्ट किया था पाकिस्तान को, ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आई। अब यहां पे देखते हैं
यहाँ से देखो बात ये आ जाती है, इसलिए जीएनएस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाइडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी देख लेते हैं जो कई सारे जीएनएसएस और आरएनएसएस हैं। जीएनएसएस ग्लोबल लेवल पे होती है, आरएनएसएस रीजनल लेवल पे होती है। जो इंडिया की है ना नाविक, वो आरएनएसएस मतलब वो पूरे ग्लोब को कवर नहीं कर रही है, मतलब हर पूरे ग्लोब पे हर जगह वो चीजों की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती, लेकिन रीजनल लेवल बता सकती है। मतलब इंडिया प्लस 1500 किलोमीटर, इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक कवरेज है इसका नाविक का। और कई सारी हैं जो ग्लोबल लेवल पे हैं, जैसे ये जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूनाइटेड स्टेट, जो अब जीपीएस आप यूज करते हो, ठीक है, वो एग्जैक्टली ये सब बताती है ना, लोकेशन बता देती है लोगों के या किसी जगह की। तो वो जीपीएस किसकी है? यूएस की है। क्लोनास है, क्लोनास किसकी है? रशिया की। गैलीलियो यू की है। बाइडू चाइना की। नाविक इंडिया की है। और क्यूजेडएसएस जापान की है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, आई गेस पे क्वेश्चन आया भी है पीसीएस में। नाविक के बारे में थोड़ी चीजें देख लो, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, जब पाकिस्तान का हेल्प ग्लोनास के, सॉरी ग्लोनास कह रहा हूँ, ये बाइडू के तहत जब बाइडू का यूज किया था चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प करने की, तो ऑब्वियस बात है इंडिया ने नाविक भी यूज किया होगा। नाविक किसने बनाया था? इसरो ने बनाया था, ये ध्यान रखना। रीजनल है ये, ग्लोबल नहीं है। कवरेज कितना है? इंडिया और 1500 किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर्स। कितनी सैटेलाइट यूज है? 7। ठीक है। एक्यूरेसी का अप टू 5 मीटर तक, 5 मीटर तक बहुत क्लैरिटी, एकदम क्लियर चीजें आपको जूम करके दिखा देगा ये। 2 टाइप की होती है, रेस्ट्रिक्टेड सर्विस और स्टैंडर्ड। ये जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस होती है आर्मी के लिए ही बस है, और ये ओपन है सबके लिए। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इनॉग्रेशन ऑफ सागर भवन एंड पोलर भवन। नाम में यार देखो, सागर भवन मतलब सागर से रिलेटेड कुछ होगा, सागर मतलब ओशन से रिलेटेड, पोलर मतलब पोलर रिसर्च से कुछ होगा। ये दोनों कहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं? एनसीपीयूआर गोवा में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा में होता है, जहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। इसका एम क्या है? वही मैंने आपको बताया, पोलर एंड ओशन रिसर्च को बूस्ट करना, नाम से पता चल रहा है। अब देखो यहां से इस करंट अफेयर्स को यूज करते हुए हमको ये पता चलता है कि अगर ये चीज है तो इतनी बातें हमको पता होनी चाहिए एनसीपीओआर के बारे में, क्योंकि ये सारे रिसर्च स्टेशन एनसीपीओआर ऑपरेट करती है। अंटार्कटिका में अगर आप देखोगे, दक्षिण गंगोत्री पहला था, लेकिन अब ये डिकमीशन, मतलब ये यूज नहीं हो रहा है। दूसरा मैत्री है, ऑपरेशनल है। भारतीय तीसरा लेटेस्ट ये भारतीय। आर्कटिक में 2 हैं, हिमाद्री पहला था, इंडार्क रिसेंट वाला। हिमालयाज में भी एक है, इसका नाम है हिमांश। याद रखना है सब चीजें। न्यू पापुआ न्यू गिनी एंड इंडिया एलिमिनेट ट्रैकोमा। ठीक है, 2 कंट्रीज को डब्ल्यूएचओ ने बोला भैया आप लोगों ने ट्रैकोमा खत्म कर दिया, हम इस बात को मानते हैं। ठीक है, इनको इस बात की वैलिडेशन मिल गई, पीएनजी और इंडिया ने। ट्रैकोमा होता क्या है? देखो ये नॉर्मल आंख है और ये ट्रैकोमा वाली आंख है। देखो पतलियों के ऊपर कैसा हो गया। एक्चुअली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आईज है, बस इतना ध्यान रखना है इसके बारे में। अच्छा, एक अलग से नोट यहाँ पे भी है, ये थोड़ा ये मैंने लिख दिया, थोड़ा अलग न्यूज थी। डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड पोलियो आउटब्रेक इन पीएनजी, वही पीएनजी में पोलियो आउटब्रेक हुआ है। ये देखो अंकिता एआई है, ये एआई है, पहली रीजनल लैंग्वेज में न्यूज एंकर होगी। रीजनल लैंग्वेज मतलब असमीज लैंग्वेज में ये पहली न्यूज एंकर होगी, असम में लॉन्च हुई है ये। ठीक है, ये नॉर्मल रियल इंसान नहीं है, एआई के थ्रू बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट, यशोदा एआई, ये चैटबॉट है। चैटबॉट जो एआई यूज करेगा, यशोदा एआई, किसने लॉन्च किया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया था? रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में पढ़ती है, वहां से लॉन्च किया था। यूपी की न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसको लॉन्च किया। इसका एम क्या होगा? ये चैटबॉट है जो कि महिलाओं को किस चीज में हेल्प करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिटरेसी में हेल्प करेगी, साइबर सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग में, भाई साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है उससे, साइबर क्राइम से, तो इन सब के बारे में उनको लिटरेट करेगी, और डिजिटल सेफ्टी के बारे में बताएगी। ठीक है, वुमेन्स के लिए है मेन बात ये यशोदा एआई। और किसने लॉन्च किया ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वन लाइनर में अब बहुत कम आ रहे हैं। नॉर्मली पहले वो यही पूछ लेते यशोदा एआई किस लिए लॉन्च हुआ है, बस इतना पूछ लेते। अब वो ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, अब वो ऐसे पूछ रहे हैं आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन में कि 2 स्टेटमेंट बना देंगे। पहला कि यशोदा एआई किसने लॉन्च किया, पहला स्टेटमेंट ये रहेगा यशोदा एआई वाज लॉन्च बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। दूसरा स्टेटमेंट ये होगा इट्स एम इज टू इंक्रीज डिजिटल सेफ्टी इन वुमेन। इस टाइप से बनाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी में आते हैं। पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, तो इससे तो आपको प्री और मेंस दोनों में भर भर के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई पेपर आप दे रहे हो। देखो कब हुआ ये अटैक, पहलगाम टेरर अटैक का वो डेट इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल 2025 में। पहलगाम की लोकेशन देखो, पहलगाम ये है, जम्मू कश्मीर ये है, लद्दाख की यहाँ पर पड़ता है पहलगाम। पहलगाम जो आपका ये लोकेशन ऑफ वैली कहती है, ये बैसरान वैली, ठीक है, बैसरान वैली यहीं पे पड़ता है, उसी में पहलगाम पड़ेगा आपका। ये कहाँ पड़ता है ओवरऑल, कहाँ पड़ेगा? कश्मीर वैली। अगर आप वो ओवरऑल देखोगे तो कश्मीर वैली में पड़ रहा है ये।
पीर पंजाल इसके यहाँ पे है, पीर पंजाल पहलगाम की इस साइड पड़ता है, और ऊपर की तरफ क्या पड़ रहा है, ग्रेट हिमालयास पड़ रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज देखो, इंडिया का 5 पॉइंट एक्शन प्लान क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड कर दिया 1960, इसको भी डिटेल में देखते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट जो था वो बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो वो परेड होती थी उसको बंद किया। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी जो होती थी उसको बंद किया इन्होंने अटारी वाघा बॉर्डर पे। ठीक, अगला देखो, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स, इसको रिवोक किया इंडिया ने। ठीक है, अब उनको ऐसा नहीं था कि पहले वीजा फ्री एक्सेस था इंडिया में, अब ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इतनी बातें, बाकी ये सब चीज़ तो नॉर्मल है, इतना कुछ वो नहीं, मेन यही है, मेन इस पर देखना पड़ेगा हमको, अभी आगे देखेंगे। अब देखो, जब ये अटैक हुआ है तो हमको ये भी पता होना चाहिए, प्रीवियसली भी कई सारे इंडिया पे अटैक हुए हैं, पाकिस्तान से जो एमिनेट हुए उनके बारे में एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। पठानकोट अटैक कब हुआ था, 2016 में हुआ था। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन जो पंजाब में है उसको अटैक किया था जैश ए मोहम्मद ने। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए दिक्कत हो रही है। पठानकोट अटैक 2016 में हुआ था। ओके, फिर उरी अटैक कब हुआ था, 2016 में। देखो, ये जैन में ही हो गया था और ये बाद में हुआ था, इसलिए ये ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। उरी अटैक 2016 में हुआ था लेकिन बाद में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, जो आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उरी में उसको टारगेट किया था जैश ए मोहम्मद ने। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया था, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी ना पहली बार एलओसी में हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं थी, एलओसी में हुई थी, ये 2016 में इसी के बाद हुई थी। फिर देखो, पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। सुसाइड बॉम्बर जो था उसने टारगेट किया था सीआरपीएफ को और काफी जवान मर गए थे उसमें। ये भी जैश ए मोहम्मद है, तीनों जैश ए मोहम्मद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था, ऑपरेशन बंदर और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी इसके बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया ने रिटेलिएशन, जब जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट जो टेररिस्ट थे उन पे रिटेलिएट करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था 7 मई 2025 को। ठीक है, और हमारा बस एम था टेररिस्ट कैंप को, जो इसमें इन्वॉल्व थे टेररिस्ट कैंप, उनको टारगेट करना था। ठीक है, अब देखो, जब ये बात है तो थोड़ा सा एक पाकिस्तान का मैप का भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं इससे भी। गिलगित बल्तिस्तान ये है आपका, ये है गिलगित, ये जो इस वाले कलर में है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं इसको। ये वाला जो ऑरेंज कलर में है इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी। ठीक, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं इसको। ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये खैबर पख्तूनवा बोलते हैं येलो वाला। ठीक है, और ये वाला इनका पंजाब है, ये वाला इनका बलूचिस्तान है, और ये इनका सिंध है। ठीक, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इंडिया ने एक्चुअली जब अभी अटैक किया था, टेरर अटैक, तो पहली बार ऐसा हुआ था। नॉर्मली इंडिया हमेशा एलओसी क्रॉस करके ये वाले भाग है ना, जिसको इंडिया भी क्लेम करती है और ये भी क्लेम करते हैं, एलओसी भी इसके अराउंड रन कर रही होती है, तो इंडिया नॉर्मली इसको क्रॉस करके यहाँ अटैक करती थी, बस इन्हीं पे करती। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने ऐसा नहीं, यहाँ पे भी अटैक किया, यहाँ पे भी अटैक किया, यहाँ पे भी अटैक किया, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक, 9 टेरर सॉरी, अब देखो 9 टेरर साइट्स टारगेटेड, 9 टेरर साइट इंडिया ने क्लेम किया, हमने टारगेट किया। ये मैप में एक बार देख लेना और इनका नाम भी देखना, एक बार बस देख लेना। मुझे नहीं लगता वो आपसे नाम पूछेंगे, लेकिन बस एक बार थोड़ा इनके नाम देख लेना। ठीक, पाकिस्तान ने रिटेलिएट जब किया, कब किया है पाकिस्तान ने, 10 मई 2025 को, और उनके ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस। ठीक, 10 मई को उन्होंने इस पर वो किया था। तो आपको ये सारे डेट्स याद होंगी। सीज फायर कब हुई, उसी दिन 10 मई को ही 2025 को सीज फायर हुई है। तो ये था ओवरऑल क्रोनोलॉजी। अब ये देखो, ये वाली चीजें हैं जो एयर बेसिस जो है जहां पे इंडिया ने अटैक किया था, इसको भी एक बार आप देख लेना, बस नाम एक एक बार देख लेना सबके। मैं आपको वही बता रहा था कि इंडिया ने पहली बार क्रॉस करके सिर्फ एलओसी पे, ये देखो एलओसी है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलओसी क्रॉस करके यहाँ पे अटैक कर दिया, इस बार ये वाली रीजन भी क्रॉस करके इंडिया ने अटैक किए। ठीक है, ये आपके कई सारे इसमें है। जकोबाबाद एयरफील्ड, ये इंपॉर्टेंट एयरफील्ड थी। रफीकी एयरबेस, ये इंपॉर्टेंट था। नूर खान एयरफील्ड यहाँ थी। इनफैक्ट जो नूर खान एयरफील्ड है ये रावलपिंडी से एकदम बगल में ही है। रावलपिंडी में इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, और इसी के बगल में ये कई न्यूज चैनल क्लेम कर रहे थे कि इंडिया ने इनकी जो न्यूक्लियर साइट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, ये रहीम यार खान एयरबेस है। ठीक है, काफी डैमेज हुआ था यहाँ पे। ये भुलारी एयरबेस है, ये सुकुर एयरबेस है। ठीक है, इनके पास ऐसे नाम याद कर लो, देख लो कहाँ कहाँ पे, बस ज्यादा मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वेपन्स यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है,
राफेल फाइटर जेट, ठीक, ये यूज हुआ। मैन्युफैक्चर कौन करता है? डसॉ एविएशन फ्रांस। 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। मल्टी रोल मतलब कई डिफरेंट डिफरेंट रोल में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेंज कितनी है इसकी? मैक 1.8, सॉरी स्पीड कितनी है? मैक 1.8, रेंज 3700, ट्विन इंजन है ये। आर्मामेंट इसमें क्या क्या यूज हुए थे यही सब देखो, जो नीचे भी यूज है ना, स्कैल भी इसी के थ्रू यूज हुआ था, हैमर भी, मिटियोर भी, ठीक है। मल्टी रोल मतलब ये रिकॉनेसेंस में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। फाइटिंग डॉग फाइट में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं, उनमें अलग अलग रोल में यूज किया जा सकता है। स्कैल्प मिसाइल देखो, स्कैल्प मिसाइल, स्टॉर्म शैडो भी जिसको बोलते हैं, ये लॉन्ग रेंज है, ठीक है, एयर टू सरफेस है। एयर टू सरफेस का मतलब ये होता है नॉर्मली अटैक करने के लिए ना एयर टू सरफेस यूज होते हैं। मतलब जब अगर कोई एयरप्लेन से अटैक कर रहा हो ना जमीन पे, तो एयर टू सरफेस यूज होता है। तो ये लॉन्ग रेंज स्कैल्प मिसाइल है, डीप स्ट्राइक के लिए यूज हुआ था। हैमर मिसाइल क्या थी? मीडियम रेंज थी। मिटियोर कौन सी थी? BVRM थी, ठीक है। ये स्कैल्प लॉन्ग रेंज थी, सरफेस टू एयर, सॉरी एयर टू सरफेस। हैमर मिसाइल कौन सी थी? मीडियम रेंज थी, ठीक है। और मिटियोर मिसाइल जो थी ये BVRM है, एयर टू एयर मिसाइल। मतलब ये जब दो एयरक्राफ्ट आपस में लड़ रहे होंगे तब ये यूज होती है। एयर टू एयर का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस जो है आपकी, वो प्रेसिडेंट स्ट्राइक के लिए इंडिया ने यूज किया था बाद में। इनफैक्ट यही जब इंडिया ने यूज किया है तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए आया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये इंपॉर्टेंट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 से 3 मैक के बीच में है। रेंज 290 है, जिसको कि अपग्रेड कर रही है इंडिया और ज्यादा उसमें, लेकिन नॉर्मली रेंज 290 है। और इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, लैंड, एयर, सी, सबमरीन, कहीं से भी लॉन्च करो। ये इस बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो सुपरसोनिक वर्ड जो यूज हुआ ना यहाँ पे, सुपरसोनिक, देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसोनिक क्या होता है? अगर मैक नंबर 1 से कम है ना तो सबसोनिक होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी एयरक्राफ्ट है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम है। सुपरसोनिक का मतलब ये है कि अगर मैक 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, 1 to 5, तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी एयरक्राफ्ट है उसका जो स्पीड है ना वो स्पीड ऑफ साउंड से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। हाइपरसोनिक 5 to 10 ये हो गया, इसका मतलब 5 से 10 गुना स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। तो जो हमारी ब्रह्मोस थी वो यहां लाई कर रही थी सुपरसोनिक में। नेक्स्ट देखते हैं, सुपरसोनिक हमने देखा। अच्छा, इसमें एक दूसरा वर्ड भी यूज है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल देखो ये होता है, ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है कि एक बार उसको छोड़ा, वो ऊपर गया, अब अपने आप तो थोड़ा इनिशियली उसको एक थोड़ा सा वो थ्रस्ट देना पड़ा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा उसके बाद वो अपने आप गिरेगा। तो उसका पाथ भी ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, आपको इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है वो थोड़ा सा नीचे से, मतलब ये काफी ऊपर जाके अटैक करते हैं, ये सरफेस से काफी नीचे से अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनका जो पाथ है ना वो मैनेवर भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो थ्रस्ट मिल रहा है और जो पावर मिल रहा है, उस पावर देने के लिए लगातार उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसको पावर देता रहता है, ठीक। तो ये होती है आपकी क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं S-400 सुदर्शन चक्र। इसका S-400 जो रशिया से हमने लिया था उसका नाम सुदर्शन चक्र भी रखा है इंडिया में। ये रशिया से प्रोक्योर किया। ये सैम है, SAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो जो सरफेस टू एयर होती है ना, मतलब सरफेस से मिसाइल दागी ऊपर की तरफ, नॉर्मली एयर डिफेंस में काम आती है। कि भाई ऑब्वियस बात है, सामने से कोई अटैक कर रहा होगा, कोई मिसाइल आ रही होगी या ड्रोन आ रहा होगा, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल नॉर्मली यूज होती है। तो ये सैम आता है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया ने लिया था। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि बस एक ही टाइप की मिसाइल यूज हो रही है, इसमें 4 टाइप की मिसाइल यूज हो रही है। कुछ शॉर्ट रेंज के लिए, कुछ मीडियम रेंज के लिए, कुछ लॉन्ग रेंज टारगेट, कुछ वेरी लॉन्ग रेंज टारगेट के लिए, ठीक है। इन सब पे डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए सामने से कोई मिसाइल आ रही है जो शॉर्ट रेंज वाली है या मीडियम रेंज वाली है या लॉन्ग रेंज वाली, काफी दूर से आ रही है, तो उन सबसे बचने के लिए ये यूज होती है। S-400 यूज होता है। मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक ये ट्रैक कर सकती है, ठीक है। 400 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम वो है, कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट देखो, बराक 8 जो था ना, तो लॉन्ग रेंज के लिए यूज हो रही थी S-400। मीडियम रेंज के लिए 70 से 100 किलोमीटर तक के लिए बराक 8 यूज हो रही थी। बराक जो इंडिया इजराइल ने ज्वाइंटली बनाया है, ठीक है, ये भी सैम है। आकाश जो थी ये कंप्लीटली इंडिजिनस है, ठीक है। S-400 बाहर से, बराक को प्रोडक्शन है इंडिया इजराइल की, और आकाश कंप्लीटली इंडिजिनस है। ये शॉर्ट रेंज है, 25 से 40 किलोमीटर तक की इसकी वो है, डिफेंड करने की क्षमता है, ठीक। इग्लास, ये क्या है, रशिया से लिया है हमने इग्लास। ये भी सैम है, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरी शॉर्ट रेंज। मतलब
आदमी अपने कंधे पर रख के इग्लास चलाता है, फिर सामने से अगर कोई टारगेट आ रहा है तो उसको ये ध्वस्त कर देगा। एक और चीज आपने देखी, लॉइटरिंग मुनिशंस, नागास्त्र भी बोलते हैं इनको, कामाकाजी ड्रोन भी बोलते हैं, ये सब तीनों चीज एक ही हैं। ये क्या होता है ये किसी भी एरिया पे जाके ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, खूब सारे ड्रोन छोड़ दिए जाएंगे और किसी भी एरिया के आसपास ये चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, चक्कर लगाते लगाते वो एक्चुअली एक तरीके से चक्कर लगा के उस एरिया के आसपास का एक सर्वेलेंस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे हिट करना है। एक बार इन्होंने टारगेट को स्पेसिफाई कर लिया, फिर वो उसी के ऊपर जाके सीधे गिरेंगे और ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये खुद भी ध्वस्त हो जाएंगे वहां जाके। तो इसीलिए इनको कामाकाजी ड्रोन भी बोलते हैं। कामाकाजी एक्चुअली एयरक्राफ्ट यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर में जापान द्वारा। ठीक है, और वो ऐसे ही ऑपरेट करते थे, वो खुद जाके अपने आप को ध्वस्त कर लेते थे नीचे, अपने साथ साथ उस एरिया को भी खत्म करते थे। तो यही होते हैं। इनको इंडिया में नाम क्या दिया गया, नागास्त्र 1। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक वर्ड बार बार न्यूज में चल रहा था, काइनेटिक वर्सेस नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, इस टाइप की चीजें पूछ सकते हैं आपसे, क्या होता है। काइनेटिक रिस्पॉन्स जो होता है वो फिजिकल फोर्स उसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे आप किसी टारगेट को हिट करने के लिए मिसाइल छोड़ो, या बॉम्ब से उड़ा दो उसको, या ड्रोन से स्ट्राइक कर दो उस टारगेट को खत्म करने के लिए, तो फिजिकल फोर्स का आपने यूज किया, तो वो है काइनेटिक रिस्पॉन्स। नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स में आप फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करते हो, आप साइबर अटैक करोगे। ठीक है, उनकी सारी चीजों को, अब जो भी नेटवर्क इन्वॉल्व है, जो भी नेटवर्क इन्वॉल्व है वेपन्स को ऑपरेट करने में, आप उनको ही डिसरप्ट कर दो। ठीक है, या फिर आप उनके रडार सिस्टम को जैम कर दो सामने वाले को। ठीक है, रडार सिस्टम को जैम कर दो तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, कई चीजों में वो अपने रडार सिस्टम का यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपने कोई भी उनका फिजिकली नुकसान नहीं किया, लेकिन आपने उनको क्रिपल कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट, एयर डिफेंस सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड रिसेंटली इन न्यूज। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये एयर डिफेंस सिस्टम, वही जो सरफेस टू एयर मिसाइल वाली बात नहीं हो रही थी, वो सब है। एयर डिफेंस सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से देखो। S-400, ये एस वाले नाम से जो होंगे वो सब रशिया वाले होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूएसए वाला थर्ड है। ठीक है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट्रियट भी ठीक है, थर्ड लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए यूएसए का। इनफैक्ट यूएसए चाह रहा था इंडिया S-400 ना खरीदे, थर्ड खरीदे। इंडिया के पास S-400 है, वो हमने इंपोर्ट किया है। आकाश बताया, मैंने इंडिजिनस है, बराक के बारे में बता चुका हूँ। अच्छा, चाइनीज वाले जो HQ नाम से जो होते हैं ना, वो सारे चाइनीज होते हैं। HQ-990 ये लेटेस्ट वाला है, HQ-9, और पाकिस्तान को भी इन्होंने HQ-16 दे रखा है। ठीक है, इसराइल वाले कौन से, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2-3, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस वालों, चलो वो उतना तो भी न्यूज में नहीं था। ईरान वाला ये इंपॉर्टेंट है, बावर 373। इन्होंने, ईरान ने बोला कि इन्होंने इसका यूज किया था अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अभी जो ईरान और इसराइल के बीच में इश्यूज हो रहे थे वहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया। इंडिया ने अभी इंडस वाटर जो ट्रीटी थी, जो इतने टाइम से ठीक से काम कर रही थी, उसको खत्म कर दिया। इंडस वाटर के बारे में पहले आप ये देखो, ये इंडस आ रही है, जो लंबी लाइन है ये इंडस है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो है वो झेलम, देखो ये है, चेनाब ये है, फिर ये रही नीचे रावी, ये है ब्यास, और ये है सतलज। ठीक, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में साइन थी, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया की तरफ से नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। ये नाम याद रखना, पीसेस में इस टाइप के नाम बड़े पूछे जाते हैं। किसने इसको ब्रोकर किया था, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने, ये नाम इंपॉर्टेंट रखना। ईस्टर्न रिवर कौन सी है, रावी, ब्यास, सतलज। नीचे वाली, जो नीचे वाली है ना, वो उनको ईस्टर्न रिवर बोला गया, रावी, ब्यास और सतलज। इनमें भाई इंडिया कुछ भी कर सकती है, मतलब उसको जितना पानी यूज करना पानी यूज करो, डैम बनाना डैम बनाओ, जो मन में है वो करो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंदस, झेलम और चेनाब, ठीक है, इनके बारे में ये बोला गया है कि पाकिस्तान तो इस पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक बार भाई अपर रिपेरियन स्टेट इंडिया है, लोअर रिपेरियन स्टेट पाकिस्तान, उसका सीधे ओशन में जा रहा है वो। तो एक बार इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान को जो करना वो करे उसके साथ। लेकिन इंडिया पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। इंडिया इसका जो फ्लो है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकती, फ्लो डाइवर्ट नहीं कर सकती, उसको बहुत मेजर, ऑब्वियस बात है, अगर मेजर डैम आप बनाओगे तो फ्लो डाइवर्ट होना ही होना है। तो ये सब अलाउड नहीं है इंडिया को। हाँ वो ठीक है, कुछ चीजें इरिगेशन के लिए कभी छोटे मोटे वो रन ऑफ द रिवर टाइप के प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्लो डाइवर्ट नहीं होता, उस टाइप की अगर उनको डैम बनाने तो वो बना सकती है। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करना चाह रही है लेकिन रन ऑफ द रिवर टाइप से, तब कर सकती है। तो ये बातें थी। इंडिया को ये बात समझ में नहीं, अच्छी नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रही थी, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी और पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि
चीज़ें, ये बहुत ही फेवरेबल ट्रीटी हमेशा से बोला गया पाकिस्तान के लिए रही है। कोई भी कंट्री ऐसी ट्रीटी जल्दी साइन नहीं करता है। इनफैक्ट चाइना ने कभी इंडिया के साथ नहीं साइन किया ब्रह्मपुत्र को लेकर, ठीक है। इंडिया ने बहुत ही फेवरेबल साइन किया था, लेकिन चाइना, और इस वजह से इंडिया को नुकसान भी हो रहा था। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इंडिया के जो डिस्प्यूटेड, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो, ये इतनी बात इसको लेके हैं। अच्छा, एक बात और है, इसी के अंतर्गत, इस ट्रीटी के अंतर्गत परमानेंट इंडस कमीशन PIC बनता है, ठीक है। ये दोनों कंट्री मिलकर बनाएंगे ये PIC, परमानेंट इंडस कमीशन। 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया है कि अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में इस वाटर शेयरिंग को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों कंट्रीज कोशिश करेंगी कि भाई आपस में बात करके, दोनों कंट्री आपस में बात करके रिजॉल्व कर लें। या ये PIC में भी यही दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व रहती हैं, परमानेंट इंडस कमीशन में। तो यहाँ दोनों के लोग बैठे हैं PIC में और बैठ के बात कर लें भाई, और रिजॉल्व कर लें आपस में इशू, ठीक। एक पहले स्टेप में तो ये होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक एक अपॉइंट करती है न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है। वो इन दोनों को मदद करता है कि भाई ठीक है, रिजॉल्व करने में, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, न्यूट्रल एक्सपर्ट। लेकिन अगर यहाँ भी बात नहीं बन पाई तो तीसरा स्टेप ये होता है, वर्ल्ड बैंक फिर से क्या करेगी, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाएगी, ठीक है। और वहां पे जाके फिर ये डिस्प्यूट चलेगा, वो देखेंगे भाई इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब देखो इंडिया का नुकसान कैसे हो रहा था। इतने सारे प्रोजेक्ट थे जहाँ पे पाकिस्तान ने अड़ंगा डाल रखा था और इंडिया इनको नहीं एग्जीक्यूट कर पाई थी ठीक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना किस किस नदी पे। राटले जो प्रोजेक्ट है वो चेनाब नदी पे है। पाकलदुल जो है मरसुदार रिवर पे है, जो कि चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। बगलिहार किस पे है, चेनाब रिवर पे। किशनगंगा रिवर पे, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तुलबुल किस पे है, झेलम पे। याद रखना इनके नाम। अगला देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ठीक है। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला IAEA को कि भाई आप पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उस पर वो करो, चेक लगाओ, क्योंकि ये ऐसा हमें लग रहा है कि इसको एक्सपैंड कर रहे हैं और ये कभी भी या फिर टेररिस्ट के हाथों में जा सकता है। इसीलिए इन्होंने बोला, IAEA को बोला कि इस पर ओवरसाइट बढ़ाओ। IAEA का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में, 180 मेंबर है। रोल उनका यही सब है कि भाई पीसफुल तो चलो ठीक है भाई, न्यूक्लियर मटेरियल के 2 यूज हो सकते हैं। या तो भाई आप उससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाओ, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाओ तो अच्छी बात है, या तो आप उससे वेपन बनाओ। वेपन IAEA चाहता है वेपन ना बनाओ, न्यूक्लियर एनर्जी बनाओ उससे। इस चीज में हेल्प करती है कंट्री को, ठीक है। फिर इसके साथ ये स्टैंडर्ड लगाती है कि भाई ये सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ये हर एक को मेंटेन करना चाहिए अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, ठीक है। ये रेगुलर इंस्पेक्शंस करती है इन सब चीजों की, ठीक। इसके साथ साथ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कल को भाई कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें हेल्प करती। तो ये इनके रोल हैं, एक बार रोल देख लेना, इजी लैंग्वेज में लिखा है, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब यहां से एक चीज ये भी आती है, ट्रीटीज टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है। इसको बचाने के लिए कुछ ट्रीटीज साइन हुई हिस्टोरिकल, उसमें इंपॉर्टेंट वाली ये सब है, इनको आपको पता होना चाहिए। PTBT जो थी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। ये कुछ जगह पे न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती थी, एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में, ठीक। तो या इंडिया ने इसको साइन भी किया था, रेटिफाई भी कर दिया था। ये 1963 में हुई थी PTBT, ठीक। उसके बाद NPT हुई थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में, ठीक है। इसको इंडिया ने साइन नहीं किया, ठीक। ऐसी CTBT, इसको इंडिया ने साइन नहीं बोला कि ये भाई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, आप P5 कंट्रीज को बोल रहे हो वो रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते, ऐसा कहाँ होता है। फिर हुआ कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT 1960। इसने हर टाइप की न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भाई मना किया कि किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए, ना मिलिट्री ना पीसफुल, किसी भी टाइप का नहीं, ठीक है। इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया, ठीक है। ये एक्चुअली ये वाली जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी वो एक्चुअली बात कर रही थी न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो प्रमोट ना हो, मतलब वो दूसरी कंट्रीज को कोई बेचे उचे ना, ठीक। इस सब चाहिए के लिए पीसफुल यूज कर सकते हैं, लेकिन और जिनके पास है वो उसको कम भी करें। प्रोलिफरेशन 2 ही टाइप से नहीं होगा, आपके पास है तो आप भाई और नए मत बनाओ, और दूसरी बात ये कि आप किसी और को दो भी मत। तो ये दोनों बात को बैन करती थी, लेकिन पीसफुल यूज को ये प्रमोट करती थी। CTBT का मैंने आपको बता दिया, हर टाइप का एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसी भी टाइप का हो, पीसफुल और नॉन पीसफुल, सबके लिए मना करी थी, भैया हटाओ, ये सरदर्दी ही हटाओ, होना ही नहीं चाहिए। तो हम किसी और चीज से बना लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इससे नहीं बनाएंगे। फिर आती लेटेस्ट आई थी ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, 2017 में आई थी। ये देखो हर चीज को प्रोहिबिट्स डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यूज और थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, हर चीज को ही बैन कर रही है। इंडिया ने इसको भी ज्वाइन नहीं किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज जो हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज जो हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे ज्यादा किसके पास है, रशिया के पास, और ये आपको पता होना चाहिए। फिर US, फिर चाइना, इंडिया 6ठे नंबर पे है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सब देखो NPT रिकॉग्नाइज्ड है, तो इंडिया ने साइन ही नहीं किया है। इंडिया बोलते नॉट, तो ये नॉन NPT
लेकिन डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे पास है, ये नॉन एनपीटी है, डिक्लेयर कर रखा है, ये तीनों नॉन एनपीटी है, मतलब इन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया लेकिन तीनों डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे पास इतना इतना है। नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा है जिसने ना तो एनपीटी ज्वाइन किया, डिक्लेयर किया, लेकिन उसने एग्जिट भी कर दिया कि अब नहीं बता रहा। ओवरऑल ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं भार्गवास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप के नाम भी बड़े जो थोड़े अच्छे टाइप के होते हैं ना, वो देख के भी लगता है यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एम भी देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। भार्गवास्त्र जो था, ये है इंडिया का पहला इंडिजिनस हार्ड किल काउंटर ड्रोन सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये छोटे छोटे ड्रोन्स, सॉरी छोटे छोटे मिसाइल्स और रॉकेट यूज कर रहा है, छोटे छोटे मिसाइल्स और रॉकेट यूज कर रहा है। किस लिए? कि सामने से जो भी ड्रोन्स आ रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। अरे अब ड्रोन आ रहा है सामने, अब आप उसमें पता चल रहा है ब्रह्मोस चला रहे हो तो नुकसान बहुत है ना। तो इसीलिए इंडिया ये चाह रही है कि भाई एक कुछ ऐसा छोटा सिस्टम डेवलप करो जिससे कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने में आपका पता चला मिलियंस ऑफ डॉलर में पैसा खर्च हो जा रहा है, तो उसके एवज में सामने से किसी ने ड्रोन मारा तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा और आप उसको बचा भी नहीं पाओगे बात के लिए। तो इसीलिए इंडिया ने ये सोचा, भार्गवास्त्र टाइप का एक सिस्टम बनाया जो कि कंप्लीटली इंडिजिनस है, और ये जो ड्रोन्स है छोटे मोटे जो टाइप के होते हैं इन सबको ये छोटी छोटी मिसाइलें छोड़ के गायब कर देगा। ठीक, ये जो है ये कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? गोपालपुर उड़ीसा में सीवर्ड फायरिंग रेंज है, वहां से टेस्ट किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आए हैं पीसेस में, ठीक है, इसलिए ये याद रखना। किसने बनाया इसको? SDAL है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है, ठीक है, HAL वगैरह नहीं है, ये ध्यान रखना। पर्पस बता चुका हूं मैं आपको। हार्ड किल सॉफ्ट किल, वही सिमिलर बात है जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले बताया। हार्ड किल और ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है दो तरीके हैं। हार्ड किल का मतलब ये फिजिकली डिस्ट्रॉइंग, ठीक, और सॉफ्ट किल का मतलब ये वही जो पहले आपको बताया था ना मैंने, उसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है, डिसरप्टिंग डिसेबलिंग टारगेट फंक्शनलिटी विदाउट फिजिकली डिस्ट्रॉइंग इट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं INS अर्नाला। ये है इंडिया की पहली एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, पहला है इंडिया का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसे ऐसी दिखती है ये देखो, इंडिया को एक्चुअली दिक्कत ये आ रही थी एंटी सबमरीन शैलो, इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट, एंटी सबमरीन और शैलो वाटरक्राफ्ट। इंडिया के पास दिक्कत ये आ रही थी कि इंडिया के पास कोई शैलो वाटरक्राफ्ट ऐसा नहीं था जो एंटी सबमरीन हो। शैलो मतलब ये कि जैसे जैसे आप, जैसे इंडिया की अगर ये कोस्ट है तो जैसे आप कोस्ट के पास आते होगे वैसे वाटर शैलो होता चला जाएगा। तो जब शैलो वाटर, अब यहाँ पे कोई अगर सबमरीन आ गई तो हमारे पास बड़ी बड़ी तो हमारे पास बहुत सारी थी जो डीप वाटर में काम कर सकती है, लेकिन छोटी वाली नहीं थी जो शैलो वाटर में काम कर सके, ताकि अगर कोई भी शिप, अनवांटेड शिप या दूसरे कंट्री की शिप यहाँ तक आ गई तो हम लोग शैलो वाटर में जाके, हमारे पास एक ऐसी शिप होनी चाहिए जो शैलो वाटर में कोई सबमरीन आ गई तो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक, तो ये पहली है इंडिया की इस टाइप की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये एंटी सबमरीन है, बताया मैंने आपको कि सबमरीन जो पानी के अंदर से काम करती हैं उनको फिर ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये खुद ऊपर से ही ऑपरेट कर रही है। ठीक, देख लो छोटी सी भी है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। INS तारनीज हिस्टोरिक ग्लोबल सर्कम नेविगेशन कंप्लीटेड इन May 2025। देखो INS तारनी जो थी, इसने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के अंतर्गत INS तारनी निकली थी अक्टूबर 2024 में गोवा से। ठीक है, गोवा से निकली और मई 2025 में ये गोवा पे वापस आई, मार्मुगांव पोर्ट पे। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ऑल वुमेन इंडियन नेवी डुओ टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब। इसमें दो क्रू मेंबर, दो थी, लेफ्टिनेंट रूपा ए और दिलना के, ये दो थी क्रू मेंबर। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल वुमेन, मतलब इस वेसल में, INS तारनी वेसल में दो वुमेन थी, दोनों, पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन नेवी की दो वुमेन पूरे ग्लोब का चक्कर लगा के वापस आई, पूरे ग्लोब का चक्कर लगा के वापस आई हैं। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स फर्स्ट फ्लाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये देखो DRDO ने इसको लॉन्च किया, उसकी ADRD आगरा की एक वो है, उसने इसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? श्योपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश में। ये क्या चीज़ है? इन्होंने एक इस टाइप का एक सिस्टम था जिसको भेजा स्ट्रेटोस्फियर तक। ठीक है, ट्रोपोस्फियर होता है सबसे नीचे, ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 17 किलोमीटर तक भेजा, जमीन से इतना ऊपर, 17 किलोमीटर ऊपर तक स्ट्रेटोस्फियर में इन्होंने इस टाइप की एक चीज़ भेजी। और इसका काम क्या है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या भाई? बहुत लार्ज एरिया में
कुछ भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसको ये ट्रैक करेगी। ये होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ जाता है कि भाई कहीं फ्लड आने की चीजें हो रही हैं तो ऊपर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट देख लेती हैं। तो ये सैटेलाइट नहीं है, ये एयरशिप है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर में डाला, ठीक है, और ये यही सब काम देखेगा। फिर ये भी देख सकती है ये कि एनिमी कोई अगर अटैक करने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई डेटा है तो उसको भी इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास सैटेलाइट तो है ये काम करने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कई सारी, लेकिन कल को भाई अभी लड़ाई हो गई और पता चला कि सामने वाले ने हमारे सैटेलाइट को जैम कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी लॉन्च करने लग गए हैं लोग। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिव मॉडल रहेगा इस टाइप का, तो हमको एटलीस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन में दिक्कत नहीं आएगी उस केस में भी, ठीक है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है, तभी देखो ये सब काम डीआरडीओ कर रही है। नेक्स्ट देखो, इंडिया अनवेल्स प्लान टू डेवलप ई हंसा। ई हंसा देखो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, मतलब जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करने में काम आते हैं ये। तो ये 2 सीटर 2 सीटर मतलब दो, एक भाई ऑब्वियस बात है जो ट्रेन कर रहा होगा और एक जो ट्रेनिंग ले रहा होगा, ठीक है। 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अच्छा ये भी ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मतलब ये पावर इसको कहां से मिल रही है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये नॉर्मल उससे नहीं चल रहा है, जो टर्बाइन फ्यूल होता है उससे नहीं चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिल रही है, ठीक है। CSIR-NAL ने इसको बनाया है। ये बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, हॉकआई 360 सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ये ऐसी कुछ दिखेगा, सैटेलाइट टाइप की चीज़ें होंगी ये। तो ये इंडिया, ये जो टेक्नोलॉजी हॉकआई 360 सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से ले रही है, यूएसए से ले रही है। किस काम में आएगी, मैरीटाइम सर्वेलेंस में, इंडिया की कोस्ट जो है उनके सर्वेलेंस को काम करने में आएगी, ठीक है। भाई अब कोई ऐसा वेसल आ गया इंडिया में जो मतलब नहीं फॉलो कर रहा, रूल नहीं फॉलो कर रहा, उन सबसे बचने के लिए ये हॉकआई 360 सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है। और इसका मेन पर्पस क्या है, मैरीटाइम सर्वेलेंस। ये 2 बातें याद रखो उसके बारे में। गोल्डन डोम ऑफ यूएसए, देखो यूएसए क्या कर रहा है, एक स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो जो अभी हमने आगे ऊपर बात कही थी, एक आयरन डोम था, ठीक है, S-400 है, ठीक है। तो एक तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि भाई सामने से अगर ऊपर से कोई चीज आ रही तो नीचे से मिसाइल छोड़ देंगे, ठीक है, और बचा लेंगे अपने आप को, ठीक। तो ये है, लेकिन अब ये यूएसए क्या कर रहा है, एक स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। मतलब वो सैटेलाइट के थ्रू सिस्टम बना रहा है, ठीक है, ऊपर सैटेलाइट से डिफेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो ये बात इसमें है। अच्छा इसको लेके एक बात ये भी समझो, ये यूएसए के हिसाब से ये यूएसए ये कहना चाह रहा है, इससे हम अपने आप को हाइपरसोनिक मिसाइल से, स्पेस लॉन्च मिसाइल से, ICBM से, इन सबसे बचा लेंगे, ठीक है। और ये ग्लोबल लेवल पे होगा, इसलिए बस इतना ध्यान रखो, गोल्डन डोम किसका है, यूएसए का है, इतनी बात याद रखो। और ये स्पेस बेस्ड सिस्टम होगा, नॉर्मली ये आयरन डोम और ये S-400 इन सब की तरह नहीं होगा ये। नेक्स्ट, ऑपरेशन कैलर। देखो कैलर ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, नाम से नहीं लग रहा है लेकिन ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। ये कंडक्ट किया था कैलर एरिया जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर में। एक्सरसाइज राहत, डिजास्टर रिलीफ सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब एक तरीके से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले कि अगर वो डिजास्टर होगा तो हमको ऐसे ऐसी चीजें करनी है, तो वो सिमुलेशन एक्सरसाइज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिमुलेशन एक्सरसाइज है और इसको किसने कंडक्ट किया, इंडियन आर्मी के स्पेयर कॉर्प्स और एनडीआरएफ ने मिलकर किया है। और कहाँ पे, फ्लड से बचाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। अगर कल को फ्लड आएगी नॉर्थ ईस्ट में तो उसमें हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज राहत, ठीक है। फिर अगला देखो, ऑपरेशन आइकमी, नाम में ए से अफ्रीका, आई से इंडिया, इनके बीच में हुआ, दार एस सलाम में हुआ है ये, तंजानिया में। नोमैटिक एलिफेंट, इंडिया मंगोलिया के बीच में, ठीक है, कहाँ हुआ, उलन बतूर में, मंगोलिया में। नोमैटिक एलिफेंट देखो, एलिफेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, नोमैटिक मंगोलिया में पहले नोमैटिक ट्राइब्स रहती थी बहुत सारी, इसीलिए उनको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आप याद कर सकते हो उस चीज को। वन लाइनर न्यूज देखो, गोल्डन ड्रैगन जो था ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई चाइना और कंबोडिया के बीच में, बस ऐसे ही देख लो उसको। और यूएस सऊदी अरेबिया के बीच में अभी तक का सबसे बड़ा आर्म्स डील साइन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इतना आज तक कभी नहीं हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। बचे हुए टॉपिक हम लोग अगले उसमें देखेंगे, अगले पार्ट में, और मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट पार्ट होगा। अगले पार्ट में उसको देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। काफी डिटेल हमने कवर किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये इसका PDF और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं।
तो ये सब आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए। थैंक यू।